अभी मेरे दोस्त ने हरियाणा साइड एक घर लिया। घर लेने से पहले उसने अपने मामा जी को फोन करा। प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू वो घर ले रहा था। और जब अपने मामा जी को फोन करा, उन्होंने मामा जी ने फोटो देखी। और फोटो देखने के बाद जो लड़का था मेरा दोस्त, उसको बोला कि ये घर मत लेना। ये दक्षिणमुखी घर है और ये परिवार को बहुत बुरी तरीके से तहस नहस कर देता है, जो दक्षिणमुखी घर होते हैं। तो मेरे दोस्त को जब ये चीज उसके मामा जी ने बोली कि मत लेना, तो प्रॉपर्टी डीलर ने उसे बहुत इजीली कन्विंस कर लिया कि घर बहुत सस्ते में मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो दुनिया भर की सोसाइटीज बन रही हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो क्या वो दिशा देके घर खरीदते हैं? उस प्रॉपर्टी डीलर ने क्या करा, उस परिवार को, मेरे दोस्त के परिवार को इतना इजीली कन्विंस कर लिया कि मेरे दोस्त के परिवार ने वहां पे टोकन अमाउंट दे दिया। मुश्किल से 2-3 साल के अंदर इनकी बहुत बुरी हालत हो गई। सबसे पहले हेल्थ में इश्यूज आ गए, फिर धीरे धीरे पैसे जाने लगे। अब मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि भाई जब भी घर लूँ ना, तो वास्तु जरूर चेक कराना है, क्योंकि आज के पूरे रियल इंसिडेंट में वास्तु का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। कि कैसे अगर आप एक गलत वास्तु वाला घर ले लो, तो आपके घर में किस तरीके से एंटिटीज खींचती चली आती हैं। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें सुलेखा ने बताया। सुलेखा जिन्होंने बताया कि अक्षय, मेरी जो शादी हुई मेरे हस्बैंड से, उनका नाम है रोहित। शादी हुई 2006 में। और उससे पहले इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि मेरे हस्बैंड दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में मेरे जब हस्बैंड रहते थे अपने पापा मम्मी के साथ, तो मेरे हस्बैंड या पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। 18 साल होते ही मेरे हस्बैंड के पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया, ये बोल के कि तू अपनी नानी के यहाँ पे रहेगा कोलकाता में, और वहाँ से काम काज सीख के आएगा। लड़कों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। हालांकि अब तो ये हर जगह ही होता है, सिर्फ दिल्ली नहीं, कि लड़के रात को लेट आते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, चाहे वो 18 साल के हों, 20 साल के हों, 22 साल के हों। जो रोहित थे वो अपने पापा के अगेंस्ट रहते थे कभी कभार, जिस वजह से उनके पापा ने उन्हें कोलकाता भेज दिया था, मतलब सुलेखा के हस्बैंड को। जब वो कोलकाता आए तो उन्होंने अपने पैर संभाले और धीरे धीरे जॉब सर्च करनी शुरू की। 2006 में रोहित, इसी तरीके से सुलेखा ने बताया कि जब मैं अपनी हस्बैंड की लाइफ में आई, तो सारी चीजें बहुत सॉर्टेड होने लगी। सबसे पहले उनका प्रमोशन होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उनके ऑफिस में उनकी तारीफ होनी स्टार्ट हुई। और जो लॉटरी होती है, ऑफिस में लॉटरीज वगैरह खुलती हैं, जहां पर लोग अपना टोकन अमाउंट डालते हैं, वहां पर उनकी गोल्ड की चेन निकली। धीरे धीरे इनके घर में रोहित की जो प्रगति है, वो रात दिन चौगनी होती जा रही थी। और उसका सारा श्रेय किसको मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ सुलेखा को। ये चीज अच्छी थी, तो घर वाले इस चीज को समझ रहे थे कि सुलेखा लक्ष्मी के तौर पर आई है। उनके पैर जो है वो सोने के पैर हैं। मतलब जब भी वो कदम रख रही हैं तो एक एक जगह पर सोना निकल के आ रहा है। इसके बाद क्या हुआ? रोहित ने शादी के 1 महीने बाद ही एक इंडिविजुअल डिसीजन लिया अपने बॉस के साथ। ये फ्लैट देखने निकलते हैं, जो अभी अपनी नानी के साथ रह रहे थे। इन्होंने सोचा कि हम इंडिविजुअल फ्लैट लेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपनी मम्मी को लेके आएंगे। हालांकि इनके पापा दिल्ली में रह रहे थे, तो इनकी मम्मी कुछ टाइम के लिए इनके पास आने वाली थी। रोहित अपने बॉस के साथ जाते हैं कोलकाता में और वहां पर एक 2 BHK देखते हैं। तो वो जो 2 BHK देखा, वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। इनके बॉस ने भी इन्हें यही कहा कि भाई तुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो जो फ्लैट था 2006 में, वो फ्लैट इन्हें सिर्फ 13 लाख रुपए का मिल रहा था, जो कि उस टाइम के हिसाब से सुलेखा का मानना है कि वो सस्ता था फ्लैट। हालांकि मुझे तो अभी भी सुनकर हैरानी होती है कि 2006 में 13 लाख रुपए कम नहीं होते, अच्छे खासा अमाउंट था। लेकिन उन्होंने बताया कि 2006 में जो कोलकाता में जो फ्लैट मिल रहा था, वो एक लग्जरियस प्रॉपर्टी थी, जहां पर सोसाइटी में उन्होंने लिया। तो रोहित और उनके बॉस ने किसी से भी बिना पूछे सीधा उसका टोकन अमाउंट दे दिया। अब जब ये खबर पहुंचती है सुलेखा के पास, तो सुलेखा अपनी मम्मी और अपनी चाची के साथ आती है उस फ्लैट को विजिट करने के लिए। जब फ्लैट विजिट करने आते हैं तो सुलेखा ने जब पहला कदम रखा उस घर में, उन्हें तभी ही नेगेटिविटी फील हो गई थी। यहां पर आकर सुलेखा ने बताया कि अक्षय, मुझे नेगेटिविटी बहुत जल्दी फील हो जाती है
जब मैंने इस घर में कदम रखा तो मुझे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया भी कि मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, लेकिन किसी ने भी, सिंगल इंसान ने इनका भरोसा नहीं करा। तो ऊपर से इन्हें ही बोल दिया कि तू बहुत अंधविश्वासी है। शादी के 3 महीने हो गए हैं तो फ्लैट तो लेना ही था, और अगर अच्छी डील मिल रही है तो ये सब सुना सुना के इन्होंने सुलेखा का दिमाग ही पूरा चेंज कर दिया। सुलेखा अपने हस्बैंड के साथ वहां पर मूव कर जाती है। ये बात है जब इनके साथ ये पहला सबसे दर्दनाक हादसा होता है। 3 महीने बाद सुलेखा अपने हस्बैंड के साथ और अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठी हुई थी अपने घर में, 2 BHK, जहां पर हॉल में ही आराम से बैठे हुए थे। एक एल शेप सोफा वहां पर रखा हुआ था और उसके बगल में एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, चाय के चुस्के ले रहे थे। तभी ऐसा लगा जैसे एक वहां पर अनजानी सी कोई चीज आई जिसने उस मिरर को इस तरीके से हिट करा कि मिरर अपने आप भटाक करके वहां पर बचा और वो बुरी तरीके से पूरे फर्श पर फैल गया। सुलेखा उस टाइम पर भी समझ गई थी कि इस फ्लैट में कुछ ना कुछ गलत है। सुलेखा ने अपनी मदर इन लॉ को बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप इनको समझाओ, टाइम रहते ही इस फ्लैट में कुछ पूजा पाठ करवा लें। हालांकि पूजा पाठ तो इन्होंने करवाया था, लेकिन फिर भी जैसे होता है कि माँ दुर्गा का पाठ करवा लें, हनुमान चालीसा का पाठ करवा लें, बजरंग बाण करवा लें, या फिर कोई भी ऐसा शांति का कुछ करवा ले जिस वजह से घर शांत हो जाए। नॉर्मल पूजा पाठ करवाई गई और उस घर में ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, जहां पर सुलेखा को अपने घर में बार बार कोई ना कोई होने का एहसास होता था। जो उनकी मदर इन लॉ थी वो कभी दिल्ली रहती थी, कभी इनके सब बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और फिर सुलेखा के साथ हुआ दूसरा हादसा। और ये दूसरा हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। जब ये 1.5 साल बाद डिलीवरी करती है अपने बच्चे की, जो पहला बच्चा घर में आता है, लड़का, ये बहुत ज्यादा खुश थे। सारे सारे के सारे बॉम्बे घूमने जाते हैं। बॉम्बे घूमने गए, वहां पर इन्होंने बहुत इंजॉय किया। 2-3 रातें ये वहीं पर रुके जहां पर इन्होंने घर को पूरी तरीके से लॉक कर रखा था। मतलब हर खिड़की, हर दरवाजा पूरी तरीके से लॉक था। ये बात है 2008 की। सुलेखा ने मेंशन किया कि अक्षय, मैं ये चीज कभी नहीं भूल सकती, ये साल कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि ये बर्बादी का सबसे बड़ा साल था हमारे लिए। जब ये बॉम्बे से वापस घूम के आते हैं, जब इन्होंने दरवाजा खोला अपने घर का, तो सुलेखा को बहुत अजीब सी एक स्मेल आ रही थी और सुलेखा हाथ में बच्चे को लेकर सीधा अंदर जाती है। फिर मदर इन लोगों को पकड़ाती है बच्चा, क्योंकि उन्हें स्मेल आ रही थी, और वो सीधा वॉशरूम यूज करने गई, क्योंकि ट्रिप के बाद वॉशरूम यूज करना बनता है। ये जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलती हैं, सामने देखती हैं जो पॉट था वहां पर, जो लैटरिंग पॉट था, उसके अंदर एक कबूतर वहां पर इस तरीके से पड़ा हुआ था जैसे उसको वहां पर डुबोया गया हो। अब सुलेखा के दिमाग में जो क्वेश्चन आया, जो कि हर किसी इंसान के दिमाग में आना बनता है, कि जब घर पूरी तरीके से बंद था, खिड़कियां बंद थी, तो ये कबूतर आया कहां से? सुलेखा भाग के जाती है, अपने हस्बैंड को बताया कि हमारे घर में इस तरीके से कोई चीज वहां पर पड़ी हुई है। उनके हस्बैंड आते हैं, देखते हैं और नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करते हैं। बोलते हैं कि जब शायद हम गए थे तो हो सकता है कि हमसे कोई दरवाजा खुला रह गया हो, या फिर कबूतर अंदर रह गया हो, फिर पानी पीने के लिए वो घुसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि थ्योरेटिकल समझाना कितना आसान होता है। 36 एग्जाम्पल देकर उनके हस्बैंड ने उनका मुंह बंद कर दिया। ये चीज होने के बाद सुलेखा एकदम से एक्टिव हो गई थी, लेकिन सुलेखा पर ना ही कोई भरोसा करता था और ना ही सुलेखा किसी को बता पाती थी। फिर दोबारा वक्त गुजरने लगा। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कोई 10 फीट का इंसान उनके आगे पीछे घूम रहा है। बहुत लंबा कोई ऐसा काला सा इंसान, इसको वो पहचानने की कोशिश कर रही हैं।
पर वो पहचान नहीं पा रही। इन दिनों उनके साथ कुछ नई चीजें होना स्टार्ट हुई। जब भी वो सोती थी, स्लीप पैरालिसिस होता था, और जब भी वो उठती थी, उनकी बॉडी पे निशान मिलते थे। आगे बढ़ने से पहले एज अ प्रूफ जो उन्होंने हमने फोटो शेयर की है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पे कमर पे, हाथ पे, पैर पे, हर जगह उनके निशान हैं। तो पहले उन फोटो को देख लीजिए। धीरे धीरे वक्त ने पूरी तरीके से इनका साथ छोड़ दिया। 2008 में स्टॉक मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट आई कि इनके हस्बैंड ने बहुत बड़ा एक अमाउंट लगा रखा था, जो सारा का सारा क्रैश हो गया। और सुलेखा ने अपना व्यवहार बताया कि भाई, जब मैं अपने घर में थी तो मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मतलब मेरे घर वालों ने सारी चीजें मेरी फुलफिल की थी, क्योंकि मैं इकलौती लड़की थी। मेरा एक भाई था, मम्मी पापा के साथ में रहती थी। तो मैं एक शॉपिंग करने वाली लड़की थी। मतलब मुझे हर एक हफ्ते में कोई नई ड्रेस, नया, फिर कोई ना कोई टॉप चाहिए ही होता था। और इस टाइम पे हालात ऐसे हो गए थे 2008 में, जहां पे समझ नहीं आ रहा था कि हम घर परिवार संभाले कैसे। क्योंकि मेरे हस्बैंड के मैक्सिमम जो पैसे थे वो शेयर्स में लगे हुए थे, और जिस तरीके का क्रैश हुआ था, मार्केट बुरी तरीके से ठप पड़ गया था, और उस चीज की कोई रिकवरी नहीं थी। क्योंकि जब आप पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर बैंक में, तो आपको पता होगा हजारों पॉलिसीज होती हैं। जैसे बैंक की पॉलिसी है कि अगर बैंक में आपने करोड़ों रुपए भी रखे हैं और बैंक को नुकसान हुआ, तो आपको मुआवजे में सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो इंसान को पता तक नहीं होती, जिसकी वजह से वो कभी गोल्ड जैसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और साल भर साल बीतते रहे। जब भी ये रात को सोती, तो इन्हें महसूस होता कि किचन में कोई गया और एकदम से बर्तनों को गिरा दिया। तो ये उठ के जाती हैं और देखती है कि बर्तन सही में गिरे हुए हैं। अपने हस्बैंड को आके बताती है, तो हस्बैंड हमेशा यही बोल देते, कोई चूहा होगा, कोई सुनसुनिया घुस गया होगा, या कोई छोटा मोटा जानवर होगा, तुम इतना क्यों सोचती हो सकता है बिल्ली हो। इनके हस्बैंड इन्हें कन्विंस कर देते थे। अभी तक इनके हस्बैंड को इन सब पैरानॉर्मल चीजों पे यकीन नहीं था, और सुलिथा इस चीज को समझा भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। 2008 में पहला बच्चा होने के बाद इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी तबीयत इनकी कि इनको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता था, और हॉस्पिटल में इनके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। जब ये हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पर इनको जो पल्स मीटर था वो लगाया गया। इनकी पल्स चेक की जाती थी मॉनिटर पे, और पूरा हॉस्पिटल एकदम से वहां पर अचानक से भागना शुरू कर देता था, क्योंकि कभी कभी सुलेखा की पल्स गायब हो जाती थी। डॉक्टरों में हड़कंप मच जाता था और वो बार बार चिल्लाते थे कि फटाफट से कुछ करो, इनकी पल्स नहीं मिल रही। ऐसे हालात हो जाते थे जहां पर डॉक्टर इतने ज्यादा हैरान हो जाते थे कि 30 पल्स पे कोई कैसे इंसान जिंदा है। इनकी पल्स कभी खत्म हो जाती थी, कभी रुक जाती थी, और कभी आती थी तो 10 20 30 पे आके अटक जाती थी। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैरान थे, और डॉक्टर्स को भी ऐसा लगने लगा था कि इनके साथ कोई सीरियस दिक्कत है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, इनके साथ स्लीप पैरालिसिस बढ़ते रहे, शरीर पर निशान बढ़ते रहे। अब जो निशान थे वो निशान कोई मामूली निशान नहीं थे। अभी तक जो ब्लड क्लॉट हुआ करता था वो नाखूनों के निशान में बदलने लगे। ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान ने इनकी कमर को बुरी तरीके से नोच दिया है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, इनके साथ स्लीप पैरालिसिस बढ़ते रहे, शरीर पर निशान बढ़ते रहे। अब जो निशान थे वो निशान कोई मामूली निशान नहीं थे। अभी तक जो ब्लड क्लॉट हुआ करता था वो नाखूनों के निशान में बदलने लगे। ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान ने इनकी कमर को बुरी तरीके से नोच दिया है। ये अपने निशानों को छुपाती घूमती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 2008 से 2011 आ गया। इन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। दूसरे बच्चे को जब इन्होंने जन्म दिया तो वो सर्जरी से हुआ था। ये हॉस्पिटल में थी, और वहां पर इनके साथ फिर दोबारा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसको सुनने के बाद मेरी तो लिटरली रूह कांप गई थी। ये हॉस्पिटल में थी। इन्होंने बताया कि अक्षय, जब मैंने दूसरे बच्चे को जन्म दिया, उस हॉस्पिटल में उस तरीके से सर्विस नहीं थी कि आपको परमानेंट एक नर्स अलॉट कर दी जाएगी।
ऐसा हुआ करता था कि जब मैं अपने रूम में हुआ करती थी, जहां पर सिंगल रूम हमने ले रखा था, तो नर्स ली जाती थी। और इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पे आप भी बहुत डरने वाले हैं। इन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उस रूम के बेड पर कभी लेफ्ट में आके कोई बैठ जाता था, कभी राइट में आके कोई बैठ जाता था। लेकिन जो भी इंसान बैठता था वो दिखता नहीं था। ये बेल बजाती, और इस टाइम पर इनके साथ जो सबसे बुरा हादसा हुआ था कि इनकी आवाज जा चुकी थी 2-3 दिन के लिए। इनका इतना ज्यादा प्रेशर लगा, इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, इनकी आवाज जा रखी थी। तो जैसे ही नर्स आती, ये बेल बजाती, नर्स आती तो नर्स को ये बोलती, पानी चाहिए। मतलब इशारे से बोलती, एक बार फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। मतलब सुलेखा ने बताया कि अक्षय वो सर्दियों का टाइम था, और मैं बार बार नर्स को बेल बजा के बुलाती, तो नर्स भी बार बार बोलती, मैडम इतनी सर्दी में आप इतना पानी कैसे पी ले रहे हो? अब सुलेखा ये थोड़ी ना बता सकती कि इस कमरे में मुझे कोई एंटिटी महसूस हो रही है, या मैं किसी को बैठते देख पा रही हूं। सुलेखा तो बार बार ये सोचती थी कि बस मैं किसी को बुला लूं और थोड़ी देर के लिए वो जो लूप में मैं फंसी हुई हूं, जहां पर मुझे वो एंटिटी बार बार परेशान कर रही है, वो लूप टूट जाए। इसके बाद क्या हुआ? अगले दिन जब ये हॉस्पिटल में थी तो फिर दोबारा इन्हें महसूस हुआ कि इनके रूम में कोई एंटिटी आ चुकी है। एक गंदी स्मेल भी आ रही थी इन्हें। नर्स आती है इनके बच्चे को लेकर और बोलती है कि अगर आप सही हैं तो क्या आप बच्चे को दूध पिला पाएंगी? और उस टाइम पर सुलेखा बुरी तरीके से डर गई कि मेरे साथ तो कुछ हो, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। सुलेखा ने साफ मना कर दिया इशारे में। आवाज तो निकली ही नहीं, लेकिन इशारे में मना कर दिया कि नहीं, मेरे बच्चे को यहां मत रोकना। अब आज की जो रात थी वो इनके लिए काटनी मुश्किल हो गई। इनको बार बार महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई तो है। इन्होंने अपने भाई से कैसे ना कैसे टूटी आवाज में बात करी और अपने भाई को हॉस्पिटल में बुलाया, जो आज रात इनके साथ पूरी रात वो रुके। मतलब लास्ट नाइट तो ये सो ही नहीं पाई थी। तीसरे दिन इनको वहां से डिस्चार्ज मिला। जब ये वापस अपने घर पे आई और घर पे आने के बाद इनके अंदर कुछ नए परिवर्तन आए। वो परिवर्तन थे सुसाइडल थॉट्स। कुछ ऐसी चीजें दिमाग में आनी कि मैं खुद को खत्म कर लूं। सुलेखा ने ये चीज बताई कि अक्षय, मुझे ना हमेशा ऐसे थॉट्स आते थे कि सुलेखा उठ और छत पर जा और कूद जा। ये 5 मिनट बाद यूं सोचती थी कि मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूं, मेरे तो 2 बच्चे हैं। फिर दोबारा सुलेखा उठ, छत पे जा और कूद जा। इन्होंने क्या करा? ये इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, ये उठी, इन्होंने एक गिलास तोड़ा कांच का और अपने हाथ में कट मार लिए। इस चीज की फोटो भी इन्होंने हमसे शेयर की है। वो फोटो भी एज अ प्रूफ एक बार आप देख लीजिए। ये चीज होने के बाद इनके जो हस्बैंड थे ये हॉस्पिटल ले भागे। वहां पर इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और ये फिर वापस आई। बार बार इन पे केसेस से लग जाते थे। हॉस्पिटल वाले ये पूछते थे कि आप कर क्या रहे हो? मतलब आपके हस्बैंड आपको मारते हैं क्या? अब ये सुलेखा कैसे समझाए दूसरे इंसान को कि मेरे साथ क्या हो रहा है? घर वाले समझने को तैयार थे नहीं। इन्होंने एक बार का एक्सपीरियंस बताया कि रात को हम पार्टी करने गए थे। किसी दोस्त का जन्मदिन था, सुलेखा की ही फ्रेंड थी, किसी का जन्मदिन था। वहां पर ही अपने हस्बैंड के साथ गई और काम वाली एक बाई इन्होंने हायर कर रखी थी। मदर इन लॉ भी थी जो दोनों बच्चों को संभाल रहे थे। तो जब ये रात को आई तो रात को आते आते इन्हें रात को 3 बज गए थे। ये आई और ये सो गई। जब ये सुबह उठी तो इनके पूरे राइट वाले एरिया में, बैक में ऐसे निशान थे जैसे किसी ने बुरी तरीके से डंडे से पीटा हो। इन्होंने जब अपने हस्बैंड को दिखाया तो हस्बैंड का तो एकदम से कलेजा बाहर आ गया कि ये हुआ क्या। तुरंत हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सीधा सीधा बोल दिया कि आपको पक्का किसी ने मारा है। और उन्होंने इतना भी बोल दिया, अगर आपके हस्बैंड ने मारा है तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा, पुलिस वालों को बुला लेते हैं। सुलेखा ने समझाया कि नहीं डॉक्टर, मैंने रात को ड्रिंक की थी, ऐसे किया था, वैसे किया था। तो डॉक्टर ने फिर दूसरा लॉजिक निकालना स्टार्ट किया कि आपने जो ड्रिंक करी थी वो शायद आपको सूट नहीं करी, आपको देख के पीनी चाहिए थी, ऐसा था वैसा था। 36 चीजें बोल के सुलेखा वापस आ गई। ये निशान देखने के बाद जो काम वाली बाई थी घर में, वो अलग अलग थ्योरीज देने लगी।
वो जो बाई थी वो बताती है कि मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि केले के पेड़ पे आपका नाम लिख के ना कोई टोटका कर रहा है, इस वजह से आपकी बॉडी पे स्क्रैचेस आ रहे हैं। अब इस चीज को सुनने के बाद सुलेखा भी मजाक उड़ा देती कि ऐसे थोड़ी ना होता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और इनके जो हस्बैंड थे उनको भी शक होने लगा कि यार सुलेखा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। इन्होंने एक वास्तु वाले को कॉल किया और वास्तु वाले को घर पे बुलाया। जो वास्तु वाले थे वो घर पर आए और उन्होंने घर का वास्तु देख के बता दिया कि इस घर का वास्तु बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे तो सिर्फ वो इंसान रह सकता है जिसने ये घर बनाया है, अदरवाइज यहाँ पे कोई रेंट वाला रह ही नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ वही रहेगा जिसने इस घर की नींव रखी है। अब ये सुनने के बाद ये बुरी तरीके से घबरा गए और वो जो हीलर थे उन्होंने ये भी बता दिया कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत यहाँ पर है। मतलब नेगेटिविटी है, साथ में ब्लैक मैजिक का भी सीन नजर आ रहा है। तो जब इन्होंने पूछना शुरू करा ब्लैक मैजिक का सीन नजर आ रहा है, तब पता चला कि सुलेखा के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा था। सुलेखा ने बहुत दबाव डाला उन हीलर के ऊपर, तो उन हीलर ने बताया कि आपकी ही कोई रिलेटिव है जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। बार बार शक जा रहा था बाई के ऊपर, क्योंकि काम वाली बाई कोलकाता से थी और वो एक बंगाली थी। लेकिन जो हीलर थे उन्होंने कंफर्म करा कि आपकी बाई का काम नहीं है, आप ही के रिलेटिव का काम है। मतलब सुलेखा की ही कोई रिलेटिव थी जिन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। अब ये सब कुछ होने के बाद जो उनके हस्बैंड थे वो बहुत ज्यादा डर गए। वो बाहर निकले अपने घर से और कॉन्टैक्ट निकालने लगे कि कैसे मैं अपनी वाइफ के ऊपर से ब्लैक मैजिक उतरवा सकता हूं। तो बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक मौलवी का नंबर मिलता है। वो मौलवी को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने एक हीलर को बुलाया था और उन हीलर ने बताया कि मेरी वाइफ के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। उन मौलवीज ने फोटो मंगवाई इनकी। इन्होंने जब फोटोज भेजी तो उन मौलवीज ने बताया कि आपकी पत्नी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो करा तो गया है, लेकिन जो चीज दिक्कत वाली है वो ये है कि आपकी पत्नी के ऊपर जिन छोड़ा हुआ है। एक जिन का होना आप समझ सकते हो, मतलब एक औरत के ऊपर जिन होने का मतलब है कि अगर उसके बॉडी पर निशान मिले, दैट मीन्स कि उसके साथ रात में बहुत फिजिकल दिक्कतें करने लग रहा है वो जिन। मौलवी जो थे उन्होंने 3-4 लक्षण पूछे कॉल पे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के बर्तन गिरते हैं। सुलेखा ने बोला हाँ ऐसा होता है। फिर पूछा कि बैड स्मेल आती है। उन्होंने बोला हाँ ऐसा होता है। फिर पूछा कि आपके शरीर पर निशान आते हैं। और ये सब कुछ सुनने के बाद ये क्लियर हो गया था कि इनके ऊपर एक जिन छोड़ रखा है। अब जिस दिन ये चीज पता चली कि सुलेखा के ऊपर जिन, एक्टिविटीज उनके साथ और भी ज्यादा बढ़ गईं। वो मौलवी बोलते हैं कि आज रात मुझे आपके घर पे रुकना होगा और पूजा करनी होगी। लेकिन सुलेखा ने हमेशा से अपने पेरेंट्स से और अपने रिलेटिव से सुना था कि भाई बाबा तांत्रिक पर यकीन मत करना, खासकर जब वो घर पे रुकने की बात करें, क्योंकि आपके पति की होती हुई भी आपके ऊपर वो कब वशीकरण कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। सुलेखा ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने घर में किसी को एंट्री नहीं दूंगी। इनके हस्बैंड ढूंढने निकलते किसी बाबा को जिनसे सॉल्यूशन करवा पाएं। बहुत मुश्किल से ये कांटेक्ट में आते हैं बालाजी के एक महाराज को। महाराज इनके बारे में जैसे ही बातचीत शुरू करते हैं साफ साफ बता देते हैं कि आपके ऊपर एक जिन छोड़ रखा है और हम पूरी कोशिश करेंगे उसे निकालने की। तो कुछ धागे दिए गए और धागे देने के बाद बता दिया गया कि आपको ऐसे ऐसे जो हैं चीजें करनी हैं। कुछ टाइम तक तो चीजें करी गईं, थोड़ी बहुत राहत भी मिली। लेकिन इंसान को जब राहत मिलती है तो चीजें होनी बंद हो जाती हैं। इनके घर में जो प्रिवेंशंस बताए गए थे, जो प्रिकॉशंस बताए गए थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए और उसके बाद फिर से चीजें इनके साथ स्टार्ट हो गईं। देखिए, बार बार ऊपर जाऊंगी दिखाने के लिए मैं हूं। ये बेचारी बच्ची जो बोलना चाहती हैं उसको बार बार दबा दिया जाता है। ये इसके अंदर क्या चल रहा है तुम लोग किसी को पता है? गलती हो गई माफ कर दो। एक आदमी को कितना परेशान करोगे? गलती हो गई माफ कर दो, गलती हो गई माफ कर। बेचारी बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है, तो तुम लोग अपनी इसके साथ कर रहे हो मैं छोड़ के चला जाऊं इसलिए बच्ची मर जाए? बच्ची को तकलीफ इसे तो कोई देखता ही नहीं है। अच्छा देखेगा बच्ची को तकलीफ हो रही है। आप खुद सोचिए, एक औरत हैं जो 1808 से लेके अभी 2025 तक परेशान चल रही है। उनका मानना है सुलेखा का कि उनके घर ने उनको इस तरीके से बांध दिया है कि वो लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं।
अभी उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि मेरे पास इतने भी फाइनेंशियल फंड्स नहीं हैं कि मैं आपको दे पाऊं, तो किसी साइकिक को कनेक्ट करवा के प्लीज हमें सॉल्यूशन की तरफ लेके आइए। आज मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने इसे कवर किया, अब मैं उनकी हेल्प की तरफ जाऊंगा। 2025 आ गया है जहां ये सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप हम इनकी मदद कर पाएं। बस मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि जैसे हर रियल इंसिडेंट में हम आखिरी में आकर देखते हैं कि सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहां पे कर्ज चलते आ रहे होते हैं और मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि इनकी जो रिलेटिव्स थीं उनका नाम भी इन्होंने जो है बता दिया है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कल को उनके परिवार के ये जब ये वीडियो देखें तो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाए। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूं कि उनके खुद के ही खानदान के लोग हैं, मतलब सुलेखा की फैमिली मेंबर्स में से ही कोई था जिन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। अब सुलेखा जब हमारी वीडियो पर कमेंट करेंगी कि उनका इसके बाद हमेशा से जो मैं आपको समझाता आया हूं मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि भाई घर तो देख के रखिए ही रखिए, नया घर लीजिए तो पूजा पाठ करवाइए, लेकिन अब आपको सावधान रहने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं ब्लैक मैजिक को लेके। इन्होंने जिस फैमिली मेंबर का नाम लिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी भी औरत कोई इन्वॉल्व हो सकती है जो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर इस तरीके से कर देगी। अभी मुझे पता है एक बहुत बड़ा सस्पेंस बन रहा होगा, लेकिन हम जब बात करते हैं एक जिन जैसी एंटिटी की, एक ऐसी एंटिटी जो अपने से ऊपर ना ही किसी को समझती है और एक औरत के साथ सब कुछ गलत करने की पावर रखती है, जब तक कोई नहीं हटाएगा वो जिन नहीं हटेगा। खुद इमेजिन कीजिए कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं और लाइट ऑफ करती है आपके साथ, अगर वो जिन खड़ा हो जाए आगे तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि डराने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन बस इस गंभीरता को समझिए कि अगले शख्स आप भी हो सकते हैं जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। और ब्लैक मैजिक होता तो फोटो से भी है, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता जितना आपके डीएनए से होता है। तो अपने डीएनए को बचा के रखिए। अपने बाल, नाखून, खून और स्किन के टुकड़े या फिर कपड़े, सब कुछ जो यूज करी चीजें हों, उन सब को आप संभाल के रखिए। इस तरीके से रोड पे मत फेंक दीजिए कि कोई उनका इस तरीके से यूज कर ले कि आप अगले शिकार बन जाए।